Hello everyone, I hope you all are studying well. So today I am again here with a NCERT vlog in which today I will discuss about the pedigree analysis. तो हम pedigree solve करेंगे वो भी just 3 steps में and at the end of the video I will give a question so that even आपका concept भी यहीं clear हो जाए और practice भी यहीं हो जाए. So start करते हैं without wasting much more time. तो मैं की पॉइंट्स बोलूँ तो डेफिनेशन सिम्बॉल्स एंड ऑल द स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे. ओके नाउ कम टू द टॉपिक. अब पेडिग्री शुरू कर रहे हैं हम लोग तो अब एक छोटी सी डेफिनेशन तो हमें पता ही नहीं होनी चाहिए पेडिग्री की कि व्हाट इज़ पेडिग्री. तो पेडिग्री की डेफिनेशन बहुत सिंपल और हम एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन ही लेंगे थोड़ा सा टोड़ मटोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में ताकि हमारा ज़्यादा क्लियर हो. तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पेडिग्री इज़ अ फैमिली ट्री. पेडिग्री एक फैमिली ट्री है दैट गिव्स अ आइडिया अबाउट द डिज़ॉर्डर दैट आर इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस. पेडिग्री एक ऐसी फैमिली ट्री है जहाँ पर हम डिज़ॉर्डर्स जो इनहेरिट हुआ है जनरेशन टू जनरेशन उसकी स्टडी करते हैं मैक्सिमम 3 to 4 जनरेशन क्योंकि उससे ज़्यादा यार हमें पता भी नहीं होता है. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे सिम्बॉल्स की तरफ. और पेडिग्री के जो सिम्बॉल्स हैं ना वो डायरेक्टली हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है और वही एक्चुअली हम यूज़ भी करते हैं तो वही पढ़ना है हमें. अब देखो सारी चीज़ें तो बेसिक है इसकी आपको पता होगा. यहाँ पे एक जो थोड़ा सा अननोन टर्म हमारे सामने आता है वो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के जो नीचे लिखा है कॉन्सजीनियस मीटिंग, ये हमें ध्यान रखना है. हो सकता है कभी इस नाम से भी आ जाए. ठीक है, फिर आगे तो आपका बाकी क्लियर है कि पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे तो नॉर्मल है और अगर कोई अफेक्टेड है तो उसे रेड से ऐसे मार्क कर दिया गया है और 5 अनअफेक्टेड के लिए ऐसे स्क्वायर बॉक्स में 5 डाल दिया गया है. तो बाकी हम सिम्बल्स यहाँ से एक बार देख लेंगे उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस ईजिली समझ सकते हैं. अब देखो कि जो एक्चुअल में सीखने वाली बात है वो यहाँ से शुरू होती है. तो हम स्टार्ट करते हैं. एक्चुअल जो हमें सीखना है वो है कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होता है? तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ना 3 तरह से होता है. एक तो ऑटोसोमल, दूसरा एक्स लिंक्ड, तीसरा वाई लिंक्ड. अब इनके भी सब टाइप्स हैं कि ऑटोसोमल को भी डिवाइड किया गया डोमिनेंट रिसेसिव में, एक्स लिंक को भी डिवाइड किया डोमिनेंट रिसेसिव में, लेकिन वाई लिंक डिवाइडेड नहीं क्योंकि वाई लिंक तो पता है सिर्फ मेल में ही पाया जाएगा और सिर्फ वाई जीन पे, इसलिए वो नहीं है. तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो सिर्फ मेल से मेल जाता है तब हम उसे वाई लिंक कहते हैं और इसी वजह से उस ट्रेड को हॉलैंड्रिक ट्रेड भी कहते हैं. हॉलैंड्रिक मतलब मेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड. ठीक है, और रेसेसिव है तो क्या. जैसे डोमिनेंट वाले में हम देखेंगे कि एवरी जनरेशन्स ऑफ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड, हर जनरेशन अफेक्टेड होगा, कोई भी स्किप नहीं करेगा. और रेसेसिव में क्या होगा? जनरेशन स्किप करेगा. मान लो जनरेशन 1 में कोई भी अफेक्टेड नहीं है और 2 में है तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरेशन स्किप कर रहा है. अब देखो ये एक्स लिंक्ड वाले की बात करें तो हमें सबसे पहले उसका जो जीन है उसका जो एलील है उसका नेमिंग पता होना चाहिए कि अगर डोमिनेंट है तो एक्स एक्स पे अगर दोनों ही जीन डोमिनेंट वाले प्रेजेंट हैं तो वो अफेक्टेड होगा, या फिर कोई एक भी डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है जिसे हम कैरियर भी बोलते हैं तो वो भी अफेक्टेड होगा. और रेसेसिव वाले में अगर दोनों एक्स पे जीन स्मॉल सी होगा तो अफेक्टेड होगा, नहीं तो फिर एक्स सी और वाई होगा तो भी वो अफेक्टेड होगा क्योंकि मेल्स में तो सिर्फ एक ही होंगे, वाई पे तो जीन वाई पे तो होगा ही नहीं. तो फिर ये हमने देख लिया कंडीशन कि अफेक्टेड क्या होंगे. अब इसके फीचर्स फिर लिखो कि डोमिनेंट अगर है तो इसमें ऑल डाउटर्स ऑफ अफेक्टेड डैड अफेक्टेड. अगर सारे फादर अफेक्टेड होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में सारी डाउटर भी अफेक्टेड होगी. अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट आएगा. और अगर एक्स लिंक रेसेसिव के लिए क्या होगा कि मेल्स मोर अफेक्टेड. अगर मेल्स मोर अफेक्टेड दिख गए तो तुम सीधे लगा दो कि वो एक्स लिंक रेसेसिव का ही केस आ रहा है. ठीक है, अब देखो हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है. अब हम इससे सीखेंगे कि एक्चुअल पेडिग्री सॉल्व कैसे करते हैं वो भी जस्ट 3 स्टेप्स में. सिर्फ 3 स्टेप यूज़ करना है और पेडिग्री क्या चुटकियों में सॉल्व हो जानी है. तो अब देखो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लिया है. अब इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमें चेक करना है वो है जनरेशन गैप. हमें ये देखना है कि जनरेशन गैप प्रेजेंट है या एब्सेंट है. और दूसरा स्टेप हमें देखना है कि वाई लिंक्ड है या नहीं, मेल से मेल्स में ही क्या गया है तो वाई लिंक चेक हो जाएगा. और तीसरा स्टेप है इक्वली अफेक्टेड है या फिर मेल्स मोर अफेक्टेड है. ठीक है, तो ये 3 स्टेप आप चेक करो फिर आपको अपने आप पेडिग्री दिखने लगेगी कि कौन सा है. अब देखो हम शुरू करते हैं अपना एक एक स्टेप. अब जनरेशन गैप देखने के लिए सबसे पहले जनरेशन की नेमिंग करो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी जनरेशन प्रेजेंट हैं आप उनकी नेमिंग करो. जनरेशन का नंबर दे दिया. अब देखो जनरेशन गैप है या नहीं. अब देखो फर्स्ट वाले जनरेशन में तो कोई अफेक्टेड है ही नहीं लेकिन सेकंड और थर्ड में है यानी कि जनरेशन गैप प्रेजेंट हुआ. तो हम लिख देंगे वहीं पे नीचे में, आप पेंसिल से ऐसा लिख दिया करो कि हाँ जनरेशन गैप प्रेजेंट है. ओके यस, ठीक है. अब दूसरा स्टेप हमें चेक करना है वाई लिंक्ड है या नहीं. वाई लिंक में हमें पढ़ा ना हमने कि मेल से मेल में जाएगा. तो देखो यहाँ क्या मेल से मेल्स में क्या नहीं गया है
क्योंकि अगर मेल से मेल में जाता तो सेकंड जनरेशन के सारे मेल्स अफेक्टेड होते, तो थर्ड वाले में तब तो मिल गया है, लेकिन सेकंड जनरेशन में देखो मेल सारे अफेक्टेड नहीं हैं, इसलिए वाई लिंक्ड भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है इक्वली अफेक्टेड है या फिर मेल्स मोर अफेक्टेड है। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारे मेल ज़्यादा अफेक्टेड है फिर फीमेल कम है। जनरेशन 2 में तो एक मेल है तो एक फीमेल भी अफेक्टेड है, इसलिए हम लिखेंगे कि इक्वली अफेक्टेड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जनरेशन गैप वाले से हमें ये पता चल गया कि वो अगर जनरेशन गैप प्रेजेंट है तो रेसेसिव हो गया, तो हमें ये पता चल गया कि ये रेसेसिव तो है। दूसरा हमें इक्वली अफेक्टेड वाले से ये पता चल गया कि ये ऑटोजोमल है, क्योंकि अगर रेसेसिव होता तो तुम्हारा मेल ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते, तो हमें क्लियर हो गया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो देखो इसमें मैंने तीनों स्टेप्स ऐसे लिख रखा है, जनरेशन गैप, वाई लिंक्ड एंड इक्वली अफेक्टेड वाला, और पेडिग्री यहाँ सामने गिवन है। अब तुम पहले इसे ना स्टॉप करके खुद एक बार बनाने की कोशिश करो, उसके बाद तुम ये आगे वीडियो देखो तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। अब देखो हम जनरेशन की नेमिंग करेंगे G1, G2 एंड G3, और ये नीचे वाला भी G3 ही है, क्योंकि देखो सेकेंड जनरेशन के ही सिबलिंग्स, सॉरी उनके ही बच्चे हैं ठीक है। G1 G3 हमने नेमिंग कर लिया। अब जनरेशन गैप है या नहीं, देखो जनरेशन गैप एक भी नहीं, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीनों जनरेशन्स में डिसऑर्डर्स हैं, अफेक्टेड हैं, तो हमने लिख दिया नो। अब जनरेशन गैप नहीं है तो ऑफकोर्स ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया, तो हमने यहीं से एक चीज़ तो पता लगा ली कि ये डोमिनेंट है। अब दूसरा देखो ये वाई लिंक्ड है या नहीं। अब वाई लिंक्ड होता तो मेल से मेल्स अफेक्टेड होते, पर क्या ऐसा है? नहीं। देखो तो सेकंड वाले में मेल्स था, पर क्या कोई ऐसा अफेक्टेड है? नहीं, ऐसा कोई केस ही नहीं है, ठीक है। तो वाई लिंक्ड तो होगा ही नहीं, उसे तो क्रॉस करो आप। फिर नीचे देखो इक्वली अफेक्टेड मेल्स एंड फीमेल है या फिर मेल ज़्यादा अफेक्टेड है, तो ऑफकोर्स इक्वली अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, क्योंकि जनरेशन 2 में देखो एक मेल है तो एक फीमेल भी अफेक्टेड है, तो एक जगह से तो हम बता सकते हैं ना कि इक्वली अफेक्टेड है। तो अगर इक्वली अफेक्टेड होता है तो क्या होता है? ऑटोजोमल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये इक्वली अफेक्टेड है, इसलिए ऑटोजोमल हुआ। तो हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, फर्स्ट स्टेप से डोमिनेंट और दूसरे स्टेप से ऑटोजोमल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और इसका आप एग्जाम्पल भी आप सोचो कि कौन सा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ी है ना। तो ये एग्जाम्पल है ऑटोजोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम के जस्ट नीचे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ओके, प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी और आप वहीं पर मार्क कर लो अगर आपने पहले नहीं किया है तो, क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाता है यार। नाउ आई एम जस्ट गिविंग सम सेकेंड्स कि आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसे ऐसे नोट्स बना सको अपनी नोटबुक में, ठीक है। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू शो माई शॉर्ट नोट्स कि मैंने कैसे पेडिग्री की शॉर्ट नोट्स ऐसे बना के रखी है। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल देन प्लीज़ ट्राई टू मेक इट, क्योंकि यार अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई हुई ना हमें ज़्यादा याद रहती है, तो मैं जब भी ऐसे भूल जाती हूँ तो मैं एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेती हूँ कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है पेडिग्री पढ़ना, उसमें वैसे स्टेप्स नहीं गिवन है यार क्लियरली, तो आप ऐसे खुद का बना लिया करो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल चेक ऑन इट। And I hope you all like this video. If you like this, then please hit the like button and subscribe and show more love to the channel. Okay, bye bye, meet you in the next vlog.